हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आशा करती हूँ अच्छे होंगे और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस विद नेहा। तो आज की हमारी क्लास रहने वाली है लक्ष्य सीरीज़ में क्लास नंबर 6। इससे पहले मैं 5 क्लासेस करा चुकी हूँ। यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो सीरीज़ है इसमें मैं आपको जीके एंड जीएस को स्टार्टिंग से शुरू करा रही हूँ। तो आप क्लासेस को क्रम से देखेंगे तो अच्छे से समझ आएगा और साथ ही ना ही कोई डाउट रहने वाला है। और ये 2025-26 में होने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है ये सीरीज। साथ ही इसमें मैंने स्टैटिक जीके को अलग से ऐड कर दिया है ताकि आपको स्टैटिक जीके के लिए कहीं और न जाना पड़े। और यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। उद्देशिका जिसे प्रियम्बल भी कहा जाता है और हिंदी और प्रस्तावना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। वैसे ये मोस्टली याद होनी चाहिए हर स्टूडेंट को। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ये समानता 2 प्रकार की है, ओके, और की समानता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया और अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ओके, ये थी हमारी प्रस्तावना, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। देखो, आप क्लासेस को देख लीजिएगा क्रम से, क्योंकि अगर आप बीच बीच से देखेंगे तो आपको थोड़ा कम समझ आएगा और ये लगेगा कि पता नहीं किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। तो इस क्लास के बाद आप वो क्लासेस भी देख लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल आज हम बात करने वाले हैं। ये तो 3 ही स्थल रह गए हैं और इससे के पहले के जो स्थल है वो पीछे की क्लासेस पे हम करा चुके हैं। खोज 1953 में वाई की शर्मा के द्वारा की गई थी और ये सतलुज नदी के किनारे है। साक्ष्य मनुष्य के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मनुष्य के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है तो रोपण से। ठीक है, नेक्स्ट है राखीगढ़ी हरियाणा में है और घंगर नदी के किनारे, जिसकी खोज 1963 में सूरज भान ने की थी। तो राखीगढ़ी की जो खोज है ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है, किसके द्वारा की गई थी तो सूरज भान के द्वारा 1963 में, याद रखिएगा। रंगपुर 1953 से 54 में रंगनाथ के द्वारा की गई थी, इसको तो याद कर सकते हैं। रंगपुर रंगनाथ गुजरात में स्थित है और साक्ष्य धान की भूसी के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं रंगपुर गुजरात से। नेक्स्ट अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे हड़प्पा की जो मोहरें थी उन पर सबसे अधिक एक संगी पशु का अंकन मिलता है और अन्य पशु भी जैसे हाथी, घोड़ा, बाघ, बकरी, बैल। ओके, लेकिन सर्वाधिक किसका मिलता है तो एक संगी वाले पशु का। अग्निकुंड के साक्ष्य लोथल एवं कालीगंगा से प्राप्त हुई है। मनके का कारखाना लोथल एवं चहूजोड़ से। सूती एवं ऊनी वस्त्र के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, शिकार करना, चौपड़ एवं पाशा खेलना, इन चीज़ों का प्रयोग करते थे। तलवार से परिचित नहीं थे, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो लोहा से अपरिचित थे। ओके, या परिचित नहीं थे, ध्यान रखिएगा। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। जो आग में पटी हुई मिट्टी हुआ करती थी उसको क्या कहा जाता था, टेराकोटा। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका सबसे बड़ा विनाश का कारण क्या था, जो बताया जाता है बाढ़ को, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ज्योग्राफी में प्रायद्वीपीय पठार।
ये भारत का सबसे प्राचीन और प्राकृतिक या बड़ा विभाग क्षेत्र है। विस्तार 16 लाख वर्ग किलोमीटर में है लगभग में। आकृति कैसी है तो उल्टे त्रिकोण में। ओके, ये ऐसे आकृति में ये प्रायद्वीपीय पठार का आकृति है। ओके, नोट में कुछ विद्वानों का मत है कि ये जो विभाग है वो लावा के लगातार जमाव से बना है। काली मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक पाया जाता है। मध्य पूर्वी भाग है दक्कन का पठार है और उत्तरी उच्च भूमि पठार, इसको 3 भागों में बांटा गया है। मध्य पूर्वी भाग, इसके नीचे नर्मदा नदी बहती है तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मध्य उच्च भूमि, इसके अंतर्गत अरावली, विंध्याचल और मालवा पठार, छोटा नागपुर पठार, बुंदेलखंड पठार, ये क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। मध्य उच्च भूमि के अंतर्गत ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दक्कन का पठार, इसका विस्तार दिया गया है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये जो उत्तर है, उत्तर में क्या है, नर्मदा नदी। ओके, नेक्स्ट इधर पश्चिमी घाट है, इधर पूर्वी घाट है, और उत्तर में सतपुड़ा पर्वत है। इधर इस क्या है, सतपुड़ा पर्वत, ध्यान रखिएगा। और दक्षिण में क्या है, कार्डमम की पहाड़ियाँ, इनको भी ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इकोनॉमी में है आरबीआई के कार्य। कल हमने आरबीआई की स्थापना, गवर्नर, ये सब कुछ किया था, और आज की क्लास में आरबीआई के कार्य करने वाले हैं। ये जो हैं 2 तरह से होते हैं, एक केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है आरबीआई, और दूसरा विकासात्मक के रूप में कार्य करता है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य। नई मुद्रा को जारी करने का अधिकार है, और एकाधिकार किसको है तो आरबीआई को। यह सरकार का बैंक है, या इसको सरकार का बैंक कहा जाता है। बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। नए बैंकों का लाइसेंस देना, नए बैंकों को लाइसेंस देना लेना, ये इसका कार्य है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिनिधित्व करना, विदेशी विनिमय भंडार का रख रखाव रखना, ये आरबीआई का ही कार्य है। तरलता को समायोजित करता है और मुद्रा प्रभाव को नियंत्रित करता है। ये नियंत्रित करने की कार्यवाही करता है, मुद्रा नीति को भी बनाता है, मौद्रिक नीति को भी बनाता है। कौन, आरबीआई। विकासात्मक रूप के में क्या कार्य करता है, जैसे वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा, वित्तीय समावेश करना, बैंकों का डिजिटलीकरण करना, ये विकासात्मक कार्य हैं आरबीआई के। ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वायु में जीव। जो जीव है इसको टंग कहा जाता है। इस पर स्वाद नलिकाएं पाई जाती हैं, लगभग में जिनकी संख्या 7 से 8 हज़ार होती है, ध्यान रखिएगा। जो मतलब जीव पर स्वाद नलिकाओं की संख्या होती है। और मैं आपको बता दूं थोड़ा जूम करके, जीव का कौन कौन सा हिस्सा किस स्वाद को बताता है। ओके, जैसे जो आगे का हिस्सा है जीव का, वो स्वीट को बताता है, यानी कि जैसे हमको कोई चीज़ स्वीट को महसूस कराता है। नेक्स्ट है साल्टी। ओके, ये रहा। ये आगे वाले हिस्से के जस्ट बाद होता है, जो हमको नमकीन का स्वाद दिलाता है या महसूस कराता है कि ये चीज़ कैसी है, नमकीन। नेक्स्ट है सोर्स। ये वाला जो हिस्सा है वो खट्टे को जैसे हमने खाया तो मालूम पड़ता है, हाँ कोई चीज़ खाते हैं तो मालूम पड़ता है कि हाँ ये खट्टी है, सोर्स। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट वाला हिस्सा होता है वो बिटर, कड़वे को महसूस करता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लार, जिसे सलाइवा कहा जाता है। ये हल्की अम्लीय होती है। अमाउंट 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन इसकी संख्या, ये इसकी मात्रा में हमारे जो मुख में लार बनती है प्रतिदिन में। ठीक है, इसका पीएच मान 6.5 से 6.8 होता है, ध्यान रखिएगा। लार का निर्माण लार ग्रंथियों के द्वारा होता है। ओके, ये 3 प्रकार की होती हैं। जैसे नंबर 1 पर है अधोकर्ण लार ग्रंथियाँ। देखो, यदि मेरे से कहीं कहीं टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है तो इसके लिए सॉरी। ओके, यदि कोई मिस्टेक हो रहा है तब भी आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जैसे अधोकर्ण लार ग्रंथियाँ हैं, इन्हें
पैरोटाइड भी कहा जाता है। ये सबसे बड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं। सबमेंडिबुलर जो लार ग्रंथियाँ हैं नंबर 2 पर हैं। ये जबड़े के पास में स्थित होती हैं, जो जबड़ा है उसी के पास में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है सबलिंगुअल होती हैं जो लार ग्रंथियाँ नंबर 3 पर। ये जो टंग के पास में होती हैं और ये सबसे छोटी लार ग्रंथियाँ होती हैं। सबलिंगुअल ध्यान रखिएगा। तो ये लार ग्रंथियाँ कुल कितने प्रकार की होती हैं? 3 की ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी ध्यान रखिएगा अधोकर्ण लार ग्रंथियाँ। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके में शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख कलाकार। सबसे पहले कौन सा नृत्य है? तो भरतनाट्यम। भरतनाट्यम में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं यामिनी कृष्णमूर्ति। इनको ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही फेमस कलाकार हैं। रुक्मिणी देवी अरुणडेल, जिन्हें 2017 में गूगल डूगल ने प्रयोग किया था और साथ ही ये राज्यसभा में नामित होने वाली पहली महिला थी। कौन? तो रुक्मिणी देवी अरुणडेल, इनका नाम ध्यान रखिएगा। और इनका संबंध किस नृत्य से है? तो भरतनाट्यम से। नेक्स्ट लीला सैमसन, इनका भी ये फेमस नाम है, ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। सोनल मानसिंह, इनका संबंध ओडिसी नृत्य से भी है और इन्हें 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण और 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। सोनल मानसिंह को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मृणालिनी साराभाई, जो हैं इनका भी संबंध किससे है? तो भरतनाट्यम से। इन्हें पद्म भूषण से 1992 में सम्मानित किया गया, संगीत नाटक अकादमी से 1994 में और ये पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी। इनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वैजंती माला, इनका भी संबंध किससे है? तो भरतनाट्यम से। सबसे कम उम्र में पद्मश्री प्राप्त करने वाली महिला हैं और इन्हें 1968 में सम्मानित किया गया था पद्मश्री से। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, इनका भी संबंध किससे है? भरतनाट्यम से। इन्होंने पंडालूर स्कूल की स्थापना की, ये संस्थापक हैं। टी बाला सरस्वती, इनका भी संबंध किससे है? तो भरतनाट्यम से, जिन्हें पद्म भूषण से 1957 में और पद्म विभूषण से 1977 में सम्मानित किया गया। अलार मेल, यहाँ पर पूरा र नहीं होगा, आधा र, ठीक है। अलार मेल वेली, ये दूसरी सबसे कम उम्र की महिला थी जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अपूर्वा जैना, मुद्रा कांता राय, मंजुला रामास्वामी, आर मुथुकन्नमल, जिन्हें 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नर्तकी नटराज, जिन्हें 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। या पद्मश्री पाने वाली ये पहली महिला ट्रांसजेंडर थी, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इनका संबंध किससे है? भरतनाट्यम से। ये ट्रांसजेंडर महिला थी। अन्य कलाकार पद्मा सुब्रमण्यम, मीनाक्षी, गीता चंद्रन, सुधा चंद्रन, हेमा मालिनी, CV चंद्रशेखर, मालविका सरकार, इन सभी का संबंध किससे है? तो भरतनाट्यम से। ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में क्लास आपको कैसी लगी। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि सारी क्लासेस को आप देखिएगा स्टार्टिंग से। ओके, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।